हेलो हाय, कैसे हो आप लोग सारे? बताना ज़रूर कमेंट करके। आज हम पढ़ेंगे चिंतन, तर्क और कल्पना। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, इसका लास्ट भाग है आज। इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, बता देना कौन सा करना है, ठीक है? तो अब देखो हम पढ़ेंगे चिंतन। चिंतन क्या है इसके बारे में बताती हूँ मैं पहले। चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। चिंतन है मानसिक प्रक्रिया जो किसी समस्या के कारण प्रारंभ होती है और अंत तक चलती रहती है। यह एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है, ठीक है? और इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना, अनुमान आदि मानसिक जो प्रतिक्रियाएं होती है वो सम्मिलित होती है। तो ध्यान रखना, चिंतन जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंता करते हैं ना, हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसी को चिंतन कहते हैं, थिंकिंग, ठीक है? अब देखो ड्रेवर ने क्या कहा है, मन की क्रिया कहा है इसको। अगर यह परिभाषा किसने दी है तो चिंतन को मन की क्रिया किसने कहा है, तो ड्रेवर ने कहा है। ध्यान रखना। अब जैसे देखो इसका जो अगर ग्राफ से समझते हैं तो पहले समस्या, फिर चिंतन और फिर समाधान, ठीक है? इसका मतलब यह है कि मानसिक गत्यात्मक क्रिया होती है इसमें, ये वाली। पहले समस्या आती है, समस्या आएगी तो हम चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे तो फिर उसका समाधान होगा। तो ध्यान रख लेना। अब देखो हम एक दो परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन। तो चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक व घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या समाधान में मदद करती है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है सिल्वरमैन ने, ठीक है? सिल्वरमैन ने कहा है ऐसा कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक क्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक व घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। तो सिल्वरमैन की यह डेफिनेशन ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये सेंड्रोक ने कहा है। सेंड्रोक ने क्या कहा है कि चिंतन में जो है मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है। जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं तो समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो यही चिंतन है, ऐसा सेंद्रोक ने कहा है। सेंद्रोक ने कहा है कि चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है। जोड़ तोड़ करके चिंतन करते हैं, जैसे संप्रत्यय का निर्माण करेंगे, फिर समस्या का समाधान करेंगे, सोच इतना सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे बहुत ज़्यादा, तर्क करेंगे, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, निर्णय लेंगे। तो यह परिभाषा आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, सेंद्रोक ने कहा है ऐसा। उसके बाद देखो फिर आ जाता है चिंतन के प्रकार। अब चिंतन के कितने प्रकार है देखो, जिम्बार्डो और रुक ने चिंतन को दो भागों में बांटा है। सबसे पहला चिंतन है इनका स्वली चिंतन, ठीक है? फिर दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। तो स्वली चिंतन क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वली चिंतन का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचार, इच्छा आदि की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है? जैसे स्वप्न, है ना, ड्रीम आदि, ये स्वली चिंतन के उदाहरण है, जैसे सपना देखना, ठीक है ना? और यथार्थवादी में क्या आता है, वैसे आपको ये सब पता है, बस अपन रिवीजन कर रहे हैं। जैसे यथार्थवादी में क्या आता है कि इसमें जो भी चिंतन होता है वो वास्तविकता से होता है, रियलिटी होती है इसमें, है ना? इसके सारे व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है क्योंकि ये वास्तविकता से संबंधित होता है। और इसको जो है तीन भागों में बांटा है। इसको यथार्थवादी चिंतन को तीन भागों में बांटा है। तो इसके जो तीन भाग है वो है अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है? अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, तो निगमनात्मक चिंतन कहते हैं इसको, अभिसारी को, ठीक है? सृजनात्मक चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। और आलोचनात्मक चिंतन में किसी व्यक्ति, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले हम उसके गुण दोष की परख करते हैं। जैसे कि कोई भी सामान हमें खरीदना है तो पहले उसके बारे में सोचेंगे कि खरीदे नहीं खरीदे, कैसा होगा, अच्छा बुरा जो भी है, तो तर्क करते हैं पहले, ठीक है? आलोचनात्मक चिंतन में पहले हम गुण दोष की परख करते हैं, उसके बाद ही उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें लेना है या नहीं। तो इस तरीके का चिंतन जो है आलोचनात्मक हो जाएगा। उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे तर्क। तो आपको चिंतन समझ आ चुका होगा कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है? मानसिक क्रिया है चिंतन। चिंतन में सबसे पहले क्या है, समस्या होगी, फिर चिंतन होगा और फिर समाधान होगा। मानसिक गत्यात्मक क्रिया होगी। मानसिक गत्यात्मक क्रिया में पहले समस्या आएगी प्रारंभ में, ठीक है? और समापन कहाँ से होगा, समाधान से, ठीक है? प्रारंभ तो होगा समस्या से और समापन होगा समाधान से, और बीच में हम चिंतन करेंगे, ठीक है? तो समस्या, चिंतन, समाधान। परिभाषा मैं आपको बता चुकी, ध्यान रख लेना। अब हम पढ़ेंगे तर्क। तर्क क्या है? तर्क जो है चिंतन में सर्वोत्तम और जटिल मानसिक
प्रक्रिया जो होती है तर्क कहलाती है। तर्क या तार्किक चिंतन, ठीक है। मनोविज्ञान में तर्क को चिंतन का सर्वोत्तम रूप माना गया है। तर्क जो है चिंतन का सर्वोत्तम रूप है, यानी कि तर्क जो है चिंतन में ही आता है। एक तरह से समझो तो तर्क इस प्रकार चिंतन में आता है, और इसकी जो प्रक्रिया है तार्किक व संगत होती है। तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन होता है, ठीक है। तर्क जो है एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति इसी के माध्यम से, किसके माध्यम से, तर्क के माध्यम से अपने चिंतन को जो है क्रम से बनाता हुआ एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता जाता है। तर्क वितर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। किसके माध्यम से, तर्क के माध्यम से चिंतन करता हुआ क्रम से चिंतन करता जाता है। तर्क के माध्यम से अपने चिंतन को क्रम से बनाता हुआ एक निश्चित निष्कर्ष पर तर्क वितर्क के माध्यम से पहुंचता है। अब देखो उद्वर्त ने जो तर्क की ये वाला तर्क मानसिक अनुसंधान, तर्क को मानसिक अनुसंधान कह दिया। किसने कहा, उद्वर्त ने कह दिया, ठीक है। अब विवेक युक्त चिंतन किसने कह दिया, विवेक युक्त चिंतन कह दिया जॉन डेवी ने। तो तर्क मानसिक अनुसंधान है ऐसा किसने कहा, तो वुडवर्थ ने कहा, और विवेक युक्त चिंतन जॉन डेवी ने, ठीक है। बहुत सिंपल परिभाषा है दोनों, तो ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो गैरेट ने क्या कहा है कि मस्तिष्क में निहित उद्देश्य या लक्ष्य के साथ सोपानीकृत चिंता ही तर्क है। ये नहीं ही, ठीक है। मस्तिष्क में निहित उद्देश्य या तर्क के साथ सोपानीकृत चिंता ही क्या है, तर्क है, ठीक है। गैरेट ने कहा है ऐसा, तो ध्यान रखना कि सोपानीकृत चिंता ही तर्क है, ऐसा किसने कहा है, गैरेट ने कहा है। उसके बाद गैरेट और अन्य ने एक और परिभाषा दी है, फलदायी चिंतन है। इन्होंने क्या बोला है, फलदायी चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले के जो अनुभव होते हैं उनको नई विधियों से पुनर्संगठित, ठीक है, पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। पहले के अनुभव को नए विधियों से जोड़ा जाता है, ऐसा ध्यान रख लेना। यस, नई विधियों में सम्मिलित किया जाता है, ओल्ड इज गोल्ड किया जाता है, ठीक है। तो गैरेट और अन्य ने जो परिभाषा दी है, अगर इनके ही शब्दों की बात करते हैं हम, तो सुन लेना वापस। तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है, ऐसा गैरेट और अन्य की परिभाषा में कहा गया है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब स्किनर की एक और लास्ट परिभाषा लिखी है मैंने। स्किनर ने क्या बोला है कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण और कार्य के संबंध की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तर्क शब्द का जो प्रयोग है कारण और कार्य के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ऐसा स्किनर ने कहा है, ठीक है। तो आप इन सब परिभाषाओं को देख लेना, अच्छी है, सेलेक्टेड है। अब देखो तर्क के सोपान ये गलत लिखा गया था, तर्क के सोपान। तो जॉन डेवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक के अंतर्गत 5 सोपान बताए, ठीक है। कितने बताए, 5 सोपान। पहला कौन सा है, समस्या की उपस्थिति, और इसको समस्या की पहचान भी कहते हैं कि पहले समस्या आएगी तभी तो हम तर्क वितर्क चिंतन जो करना है वो करेंगे ना। तो सबसे पहले समस्या की उपस्थिति यानी कि समस्या की पहचान करनी है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि यह तर्क प्रक्रिया का पहला स्तर होता है। तर्क का प्रारंभ समस्या से होता है, समस्या उपस्थित होगी तभी तर्क होगा, तो ध्यान रखना। पहला समस्या की उपस्थिति या समस्या की पहचान। दूसरा आता है समस्या की जानकारी या फिर आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि इसमें जो आएगा समस्या के कारणों की खोज की जाती है, समस्या को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया जाता है। तो समस्या की जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइप की समस्या है, ठीक है, तो उसकी खोज की जाती है और उसको व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया जाता है या समझा जाता है अपने मन में चिंतन करके जो भी है। तो ये दूसरा सोपान है इसका। पहला सोपान कौन सा है, समस्या की उपस्थिति। दूसरा है समस्या की जानकारी या आंकड़ों का संग्रहण। तीसरे नंबर पे आएगा समस्या समाधान के विभिन्न उपाय या अनुमान लगाना कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए समस्या खत्म हो जाए। तीसरे नंबर का जो है समस्या समाधान के विभिन्न उपाय के अंतर्गत जो है विभिन्न तथ्यों का संकलन किया जाता है ना, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन यह समस्या का स्थायी हल नहीं होता है, अस्थायी यानी कि आधा अधूरा होता है। उसके बाद चौथा देखो, एक उपाय का चुनाव करते हैं, ठीक है, या फिर एक अनुमान का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न समाधानों में से हम पहले तो बहुत सारे समाधान ढूंढेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट है, तो इसके लिए एक चुनाव किया जाता है। फिर चयनित उपाय को व्यवहार में लाना है ना, या फिर निर्णय करना। तो यह
इस प्रक्रिया का यानी कि यह अंतिम सोपान होता है। इसमें व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए उपाय का प्रयोग करता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो देखो जॉन डीवी ने 5 सोपान बताए। समस्या की उपस्थिति, समस्या की जानकारी, सबसे पहले समस्या उपस्थित होगी, फिर उसकी जानकारी करेंगे, फिर अनुमान लगाएंगे, है ना, या फिर विभिन्न उपाय ढूंढेंगे, फिर एक का चयन करेंगे और फिर निर्णय करेंगे। तो ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो तर्क के प्रकार। तर्क के प्रकार में क्या आएगा? तर्क 3 प्रकार के होते हैं, आगमन तर्क, निगमन तर्क और आलोचनात्मक तर्क। ठीक है, आगमन तर्क के अंतर्गत क्या आएगा? देखो इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभव या स्वयं के जो तथ्य होते हैं उसके आधार पर सामान्य सिद्धांत पर पहुंचता है। यह तर्क 3 स्तर से होकर गुजरता है। ठीक है, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण, 3 स्तर से गुजरेगा यह तर्क। आगमन तर्क जो है 3 स्तर से गुजरेगा, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। तो इसके अंतर्गत जो चिंतन आता है वो सृजनात्मक आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो तर्क आएगा वो कौन सा आएगा? सृजनात्मक। ध्यान रखना, सृजनात्मक तर्क किसके अंतर्गत आएगा? आगमन तर्क के अंतर्गत। अब इसको भाटिया ने क्या कहा है? आगमन तर्क को खोज, है ना, खोज और अनुसंधान की विधि कह दिया भाटिया ने। क्या बोल दिया? खोज और अनुसंधान की विधि, भाटिया ने, ये ध्यान रखना, खोज और अनुसंधान की विधि कहा है भाटिया ने इसे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा निगमन तर्क। निगमन तर्क में क्या आएगा? इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति स्वयं के द्वारा निश्चित नियमों व सिद्धांतों को स्वीकार करता है। निश्चित नियमों और सिद्धांत को स्वीकार करता है इसमें। ठीक है, व्यक्ति स्वयं के नियम व सिद्धांत को स्वीकार करता है, उसके बाद ही परीक्षण करता है। ठीक है, उसके बाद ही क्या करेगा? परीक्षण करेगा। और भाटिया ने इसको क्या कह दिया? निगमन विधि और प्रमाण की विधि। निगमन तर्क जो है व्यक्ति के स्वयं के द्वारा नियमों सिद्धांतों को स्वीकार करता है, उसके बाद सत्यता का मापन स्वीकार करता है। ठीक है, भाटिया ने इसको क्या कह दिया है? निगमन विधि और प्रमाण की विधि बोला है। किसने? भाटिया ने। आलोचनात्मक तर्क में गुण दोषों की परख करता है और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो देखो आलोचनात्मक तर्क, इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, किसी समस्या समाधान के बारे में सोचते समय उसके गुण दोष की परख करेगा और फिर 2 तथ्यों की आपस में तुलना करेगा और फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी कि आलोचनात्मक तर्क में पहले गुण दोष की परख होती है और उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ध्यान रहेगा ये। उसके बाद देखो हम पढ़ते हैं कल्पना। कल्पना में मैकडूगल ने कल्पना को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो पुनरुत्पाद कल्पना और एक उत्पाद कल्पना। अगर आपको हिंदी नहीं आए तो इंग्लिश भी लिख चुकी हूँ मैं। ठीक है ना, पुनरुत्पाद और उत्पाद। अब और फिर जो उत्पाद है, ये उत्पाद वाला, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। अब पुनरुत्पाद कल्पना में क्या आएगा कि मस्तिष्क में जो स्थापित पहले वाला जो अनुभव होता है, जब प्रतिमा के रूप में हमारे सामने आते हैं तो उन्हें पुनरुत्पाद कल्पना कहा जाता है। पहले के जो अनुभव है वो हमारे सामने एक प्रतिमा यानी कि एक चित्र के रूप में सामने आते हैं तो उनको पुनरुत्पाद कल्पना कहते हैं। इसको हम कल्पना न मानकर स्मृति यानी कि पहले का जो अनुभव है लेकिन वो सामने हमें याद तो रहता ही है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक स्मृति बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो उत्पाद में क्या आएगा? उत्पाद के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा सीखे गए और धारणा किए गए पूर्व अनुभव को आधार मानकर हम उसमें नवीनता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं, पहले का ज्ञान और नया। ठीक है, तो पहले का ज्ञान और नया अनुभव, तो दोनों को प्लस करके जो बनता है वो उत्पाद कल्पना कहलाती है। प्रोडक्टिव इमेजिनेशन, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन पुनरुत्पाद कल्पना। पहले के ज्ञान पुनरुत्पाद और जो पहले और नया उसको उत्पाद कहते हैं। अब देखो ड्रेवर के अनुसार कितना वर्गीकरण हुआ है? तो ड्रेवर ने पुनरुत्पाद, उत्पाद, आदानात्मक, ठीक है, सृजनात्मक, कार्य साधक, सौंदर्यात्मक, विचारात्मक, क्रियात्मक, कलात्मक, मंतरंग, ये सब ड्रेवर ने बताए। अब मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता सकती हूँ, सुन लेना आप अच्छे से। ठीक है, पुनरुत्पाद में तो मैं आपको बता ही चुकी कि मस्तिष्क में पहले वाली ज्ञान का जो एक तस्वीर के रूप में हमारे समक्ष आते हैं उनको पुनरुत्पाद कल्पना कहते हैं। ठीक है, उत्पाद में बता चुकी कि पहले वाला और नया प्लस करके जो उद्दीपक में नवीनता उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं उत्पाद। आदनात्मक कल्पना क्या होती है? जब किसी उद्दीपक का परिचय चित्र द्वारा या वर्णन करके प्रस्तुत करते हैं तो बालक के दिमाग में एक प्रतिमा बनती है जो आरामदायक कल्पना होती है। जैसे
अगर उदाहरण की बात करें आदनात्मक में, तो रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध का वर्णन है ना, और चित्र प्रदर्शन बालक के दिमाग में महारानी के शौर्य की कल्पना स्थापित करता है। ये यानी के साथ साथ चित्र भी प्रस्तुत किया जाए तो अच्छे से समझ आता है कि ये कितना शौर्य रहा होगा, या कितनी शक्तिशाली रही होगी, या रहा होगा, या कुछ भी। ठीक है, तो चित्र के साथ प्रस्तुत करना ये हो जाएगा आदनात्मक, है ना, एक प्रतिमा बन जाती है बालक के अंदर चित्र से। तो ये आदनात्मक कल्पना होती है। सृजनात्मक कल्पना इस कल्पना के अंतर्गत व्यक्ति की मौलिकता या किसी वस्तु या विचार के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, सृजनात्मक, सृजन से ही समझ आ रहा है आपको। कार्य साधक में क्या आएगा, जब हम किसी काल्पनिक विचार के द्वारा समाज का लाभ करते हैं तो उसे कार्य साधक कल्पना माना जाता है। पुल का मानचित्र में कुछ भी मानचित्र का मतलब ग्राफ बना दिया, तो एक चित्र के माध्यम से कार्य साधक कल्पना हो जाएगा। जैसे नदी के पुल का मानचित्र, है ना। सौंदर्यात्मक में क्या आएगा कि मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए कला, गायन, चित्र आदि की कल्पना इसके अंतर्गत आती है। सौंदर्यात्मक कल्पना के अंतर्गत सौंदर्य की अनुभूति होती है उसको जागृत करने के लिए कला हो गई, गायन हो गया, आदि की कल्पना जो भी होती है इसके अंतर्गत आएगी। विचार के अंतर्गत क्या आएगा कि विचार और ज्ञान को महत्व देने वाली कल्पना। ठीक है, जैसे इसमें नवीन विचार आ जाएंगे, सिद्धांत आ जाएंगे, आदर्श निर्माण आ जाएंगे, आदि आ जाते हैं। और उसके बाद क्रियात्मक कल्पना, वस्तु की जब किसी वस्तु की कल्पना को साकार रूप प्रदान करते हैं तो कल्पना क्रियात्मक हो जाती है। जैसे कि नदी को पार करने के लिए नाव, है ना, नाव का प्रयोग करते हैं, जहाज वगैरह जो भी है समुद्र के लिए, तो इस तरीके की कल्पना क्रियात्मक, जिसमें हम क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्रिया करते हैं। कलात्मक में क्या आएगा, कलात्मक में आएगा जब हम कला के रूप में काव्य के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में सृजन करते हैं तो वह कलात्मक हो जाती है। कला से संबंधित, कला से समझ आ ही रहा होगा आपको, कला से रिलेटेड जो भी आएगा वो इसमें आएगा। मन तरंग में क्या आएगा कि जब हम किसी यथार्थ को सम्मुख रखकर काल्पनिक उड़ान भरते हैं तो यह मन तरंग होती है। इसमें व्यक्ति भावना मतलब हवाई बातें जो होती है ना वो इसमें आती है। जैसे कि हम पहले की बहुत सारी कथा सुनते हैं तो उसको हम रियल मानते हैं कि हाँ ऐसा सच में हुआ होगा, परियां सच में होती है, भूत सच में होते हैं, जो भी काल्पनिक जो भी होता है ना वो मन तरंग, मन घड़ंत कहानियां बोल सकते हो आप। तो इस प्रकार की कल्पना इसमें आएगी। उसके बाद देखो कल्पना की विशेषता में क्या आ जाता है कि कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है और जो स्वतः चलती रहती है। कल्पना के लिए एक धरातल अस्तित्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि कल्पना का जो आधार होता है वो पूर्व अनुभव होता है। ठीक है, कल्पना का आधार क्या होता है, पूर्व अनुभव। व्यक्ति उद्दीपकों का चयन करने के लिए मस्तिष्क में प्रतिमा बनाते हैं, मतलब रुचि के अनुसार। कल्पना क्या होता है, रुचि के अनुसार हम इसका चयन कर सकते हैं और दिमाग में एक प्रतिमा का निर्माण करते हैं। अब कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए ही होता है। ठीक है ना, तो कल्पना की विशेषता हो चुकी है। अब उसके बाद लास्ट जो बचा है समस्या समाधान विधि है। तो समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक विधि है। ठीक है, समस्या समाधान क्या है, संज्ञानात्मक विधि है। ये जब आवश्यक हो जाती है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है स्टूडेंट के लिए, जो हम पास करना चाहते हैं, जॉब लगना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कहना होता है। बहुत पढ़ाई करनी होती है, बहुत रूल्स बनाने होते हैं, समय वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यह एक संज्ञानात्मक व्यवहार है और ये जब आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है परंतु अपने लक्ष्य को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है ना, पेन या पेंसिल उपलब्ध नहीं है, व्यक्ति के लिए समस्या है। और जैसे कोई गरीब विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, उसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो अब देखो इसकी जो परिभाषा है वो किसने दी है, तो बैरोन ने क्या कहा है, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रिया को करने और उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो परिभाषा ऐसे याद करनी होगी आपको, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रिया को करने और उसमें से चुनने का प्रयास ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके बैरोन के अनुसार, है ना। और सेकंड जो परिभाषा है मैटलिन के अनुसार है। तो इन्होंने कहा है समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, है ना, मौलिक अवस्था और लक्ष्य अवस्था और नियम। अब अगर हम उदाहरण से समझे तो जैसे कि किसी सब्जी लेने गया है तो कितना दूर है, क्या है, ये सब मौलिक अवस्था हो जाएगी, साधन नहीं है। और उसके बाद अगर वो पहुंच जाता है तो लक्ष्य हो जाएगा, उसका लक्ष्य पूरा हो गया। और किसकी सहायता से ये किया है तो वो नियम हो जाएगा, गाड़ी से चलकर या कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो भी बोलो आप। उसके बाद देखो संकल्पना मानचित्रण, है ना, इसमें इसके जो प्रवर्तक है जोसेफ डी नोवेक है। ठीक है, जोसेफ डी नोवेक। इनके अनुसंधान दल ने जो है कोर्नेल विश्वविद्यालय में 1970 में संकल्पना मानचित्रण प्रस्तुत किया था। 1970 में किया था, कोर्नेल विश्वविद्यालय में किया था।
संकल्पना मानचित्रण में विषय वस्तु की एक ऐसी ही रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक जो है अधिगम आसानी से प्राप्त कर लेता है। जैसे बालक को राजस्थान के जिलों के बारे में हमें समझाना है तो हम मानचित्र से अच्छे से उसको समझा सकते हैं। माध्यम बनाना होता है एक संकल्पना का मतलब क्या होता है? माध्यम बनाना। ग्राफ से समझा सकते हैं, मानचित्र से समझा सकते हैं। तो हम वहाँ पर लिख देंगे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम जो भी लिखेंगे और उस पर हम सारे जिले केंद्रित कर देंगे। हम वहाँ पर सारे जिले मार्क कर देंगे कि हाँ ये उत्तर में है ना। हनुमानगढ़ बांसवाड़ा आदि जिले यहाँ पर है, झालावाड़ चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है, करौली धौलपुर यहाँ पर है। इस तरीके से हम मानचित्र के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं। अब हम इसके लिए जो चिन्ह ले सकते तो शाखाएं एक विचार पास और दूर से संबंधित विचारों को मिलाने के लिए शाखाओं में बांट सकते हैं, है ना। और तीर के निशान का प्रयोग कर सकते हैं हम मार्क करने के लिए या शो करने के लिए। और उसके बाद समूहीकरण कर सकते हैं, मतलब गोला लगाकर, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को हम मानचित्र के माध्यम से, संकल्पना के माध्यम से बता सकते हैं और उसके स्टडी को आसान बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, यह हो चुका है हमारा सारा। और सारे जो इसके क्वेश्चन है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोल के रूप में डाल चुकी हूँ, तो सारे कर लेना वहाँ पर जाके और बताना कैसा लगा। कुछ गलती हो गई तो बता भी देना। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हो और आपको समझ आ गया हो। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, टाटा।